Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पे हम भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में डील कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8। और इससे पहले के 7 लेक्चर्स में हम बेसिक कुछ प्रिंसिपल समझ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, हम बोले तो एक्सेप्शन समझ चुके हैं, प्राइवेट डिफेंसेस को डील कर चुके हैं, अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे काफी सारे सेगमेंट्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के सेशन से दैट इज लेक्चर नंबर 8 से हम प्रॉपर ऑफेंसेस को पढ़ेंगे एंड ऑफेंसेस के एलिमेंट्स को समझेंगे सो दैट प्री मेंस इंटरव्यू एंड जजमेंट राइटिंग सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पे डील हो सके। सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें या लैंगिक अपराधों की बात करें तो इसमें अगर आप स्पेसिफिकली बीएनएस को देखोगे यू विल रियलाइज कि ये जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो महिलाओं के अगेंस्ट रिकॉग्नाइज किए गए हैं। मतलब ये ऑफेंसेस जनरली विमेन के अगेंस्ट होता है। इसे बताने वाली क्या बात है मैम? ये तो ऑब्वियस है, नहीं बताने वाली बात है, क्योंकि पॉक्सो आपका एक और ऐसा क्रिमिनल माइनर लॉ आता है जो कि विमेन के अगेंस्ट ही नहीं, मैन के अगेंस्ट, दैट इज मेल बॉय के अगेंस्ट भी ये पर्टिकुलर लॉ है। सो फॉर दैट रीजन हम कंपैरेटिव पढ़ते हुए जाएंगे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस बीएनएस में विक्टिम कौन हो सकता है, ऑफेंडर कौन हो सकता है, एंड सेम गोज फॉर योर पॉक्सो आल्सो। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो कि पहले आईपीसी में आपको ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के लास्ट पार्ट में देखने को मिलता था, अब यहाँ पे उल्टा किया गया है और लेजिस्लेचर ने कहा है हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे उन ऑफेंसेस को जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है। अब इन्होंने बेहतरीन एक और चीज ये की है कि जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अगर आप पूरी के पूरे बीएनएस के रेंज को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि वाकई में इन्होंने हमारे एग्जाम की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रेंज दे दी है। सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी सबसे पहले आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में हम सारे के सारे सेक्शंस कवर करेंगे, देखेंगे पनिशमेंट्स को देखेंगे और कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हो गए तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए जरूर दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं दैट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन या फिर पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द अर्लियर सेशंस दैट वी हैव कवर्ड, तो इन सब की पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर मिलेगी जहां पर जाकर आपको ये पर्टिकुलर बैच को एनरोल करना पड़ेगा। दिस बैच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसको जाके एनरोल करेंगे। एनरोल करने से आपको 2 फोल्डर्स दिखेंगे, एक फोल्डर में आपको मेरी यही क्लासेस वहां पर भी दिखने वाली है और उसके साथ साथ आपको यहाँ की पीडीएफ भी वहां पर मिलने वाली है। सो यू कैन इजीली डाउनलोड दोज पीडीएफ्स और ये पीडीएफ्स आपको तब तक मिल पाएगी जब तक इस बैच की वैलिडिटी है। आफ्टर द वैलिडिटी एक्सपायर्स उसके बाद आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पीडीएफ समय समय पर डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ी बहुत भी सहूलियत होती है, सुविधा होती है, इट इज कन्वीनियंट फॉर यू कि आप पीडीएफ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन दैट इज इन इजीली डाउनलोडेबल इन प्रिंटेबल फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं। चलिए जी, क्या समझते हैं हम सेक्सुअल ऑफेंसेस से? जाहिर सी बात है दैट ये ऑफेंसेस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट है, एज अ टर्म इटसेल्फ सजेस्ट। ये ऑफेंस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट और ह्यूमन बॉडी में भी किसके अगेंस्ट है? ये वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस है। तो कौन कौन से वो मेथड्स हैं या कौन कौन सा वो वे है जो कि लेजिस्लेचर ने सेक्सुअल ऑफेंस में इस पर्टिकुलर सेक्शन में रिकॉग्नाइज किया? सेक्शन नंबर 63 से लेके 72 अगर आप देखोगे तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों इंक्लूडेड है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हुआ करते थे जो कि आपके क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल करते थे, उन सेक्शंस को भी क्या यहाँ कवर किया गया है वो भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और क्या जो स्टॉकिंग वगैरह का मामला था वो अब किधर गया है उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 63 जो कि रेप के ऑफेंस से डील करता है, जिसको हम बलात्संग का अपराध भी कहते हैं। रेप का ऑफेंस निश्चित ही सबसे ज्यादा घिनौना अपराध है जो कि सोसाइटी की हार्श रियलिटी है कि चाहे कानून कितने भी कड़े बना दिया जाए इस ऑफेंस का न जाने खात्मा कब होगा। इट इज कमिटेड इन 4 मैनर्स, चारों में से कोई एक भी तरीका अपनाया गया एक मेल के द्वारा तो हम कहेंगे कि वो रेप का ऑफेंस हो गया? नहीं, क्योंकि उन 4 मैनर्स के साथ आपको ये 7 सर्कमस्टांसेस भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। 4 मैनर्स, आइदर ऑफ द एनी ऑफ द 4 मैनर्स एंड दिस पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली 7 सर्कमस्टांसेस, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रेप का ऑफेंस हुआ। क्या क्या आपके 4 मैनर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बताया गया है अगर पेनिट्रेशन होता है पीनिस का इनटू वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर फर्स्ट पॉइंटर को हम ऑब्जर्व करें तो इट इज सो वेरी ऑब्वियस कि ये ऑफेंस जो है मैन के द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि इनको अगर आप देखोगे तो ये वुमेन के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन इट इज वेरी क्लियरली रिटन बाय द लेजिस्लेचर इन योर सेक्शन नंबर 63 की ये ऑफेंस जो है वो मेल के द्वारा ही हो रहा है।
तो वी कैन कंक्लूड इन दिस पार्ट दैट विद रिस्पेक्ट टू दी ऑफेंडर आपका बीएनएस भी सेक्शन नंबर 63 के पर्पस के लिए जेंडर बायस्ड है, क्योंकि इन्होंने बोला ऑफेंडर मेल ही हो सकता है। और जब आप ये 7 सर्कमस्टांसेस पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि विक्टिम के पार्ट पर भी हमारा सेक्शन नंबर 63 जेंडर बायस्ड जो बोलता है कि विक्टिम सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन ही हो सकती है। तो बोला कि पेनिट्रेशन ऑफ पीनिस इनटू वजाइना, एनस, माउथ, यूरेथ्रा, insertion of any other object not being penis into vagina, urethra और anus। तो फीमेल के इन बॉडी पार्ट्स में अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है, जिसका सबसे घिनौना रूप आपने निर्भया रेप केस में देखा है, एंड मैन्युपुलेटिंग हर बॉडी, हर मीन्स वुमेन मैन्युपुलेटिंग हर बॉडी और पार्ट टू फैसिलिटेट, बॉडी को मैन्युपुलेट करना या उसके बॉडी पार्ट को मैन्युपुलेट करना किसी भी इस तरीके से बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पीनस का इंसर्शन इजी हो जाए, दैट मीन्स यूजिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट और फॉर दैट मैटर यूजिंग एनी लिक्विड, सो दैट इंसर्शन उसको फैसिलिटेट हो जाए उसमें। एंड वो मैन्युपुलेट भी कौन से बॉडी पार्ट को कर रहा है, कोई भी पूरी बॉडी को कर सकता है, बॉडी के किसी पार्ट को कर सकता है, ताकि पेनिट्रेशन इजी कहां हो जाए, वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस। उसके बाद अप्लाइज हिज माउथ टू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस। यहां अगर पीनस हो जाता तो हम कहते हैं कि ऑफेंडर विक्टिम भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला इन्होंने। लेकिन अगर आप पॉक्सो देखोगे तो इन एलिमेंट्स में चेंजेस हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वो बॉडी के पार्ट्स भी यहां पे लिखे हुए, क्योंकि एग्जाम में एक भी बॉडी पार्ट इधर उधर गलत हुआ बेटा तो वहां पे पूरा के पूरा उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। तो दीज आर द 4 मैनर्स इन विच द ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड, प्रोवाइडेड कि इन 7 में से कोई भी एक तरीके की कंसेंट होना वहां जरूरी है। पहला है अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हर विल। विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति के बिना। इच्छा में कई बार ऐसा हो सकता है कि उसकी इच्छा नहीं है बट उसने कंसेंट दे दी, हो सकता है जब वो खुद को सरेंडर करते, उसकी इच्छा नहीं है बट उसने कंसेंट दे दी। अब कंसेंट हो सकता है किसी भी प्रकार से ले ली गई हो, बराबर है। नेक्स्ट, अंडर अ वुमेन अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स, इसमें कंसेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 ईयर्स से बिलो की अगर महिला है उसके साथ इन 4 में से कोई भी एक मैनर को यूज करके कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कृत्य किया गया वो आपके रेप के ऑफेंस में आ जाएगा। दे विद कंसेंट, कंसेंट के साथ, वो कंसेंट डेथ का, वो सॉरी कंसेंट तो ली है। अब देखो एक चीज कॉमन है, 5th, 6th, 7th में तीनों में कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। यू विल ऑब्जर्व कि अगर मैं 4th की बात करूं, 5th की बात करूं या 6th की बात करूं, कंसेंट तो है बट कंसेंट कैसी है, कंसेंट फ्री नहीं है। क्या चीज है जो उसको फ्री नहीं रहने देती है? पॉइंट नंबर 4 में अगर कंसेंट दिया गया है तो फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट है वहां पे। क्या है? फियर है या तो डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का फियर है, तो हम कहेंगे कि ये रेप के ऑफेंस में आएगा। कंसेंट तो ले ली लेकिन उसको डराया धमकाया कि या तो आपकी मृत्यु कारित कर देंगे या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देंगे। 5th बोलता है कंसेंट तो लिया लेकिन उसको मिसबिलीव करवाया दैट द पर्सन हु इज हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज योर हस्बैंड। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे आप मैरिजेस का जो ऑफेंस डिस्कस करेंगे आने वाले 1-2 सेशन में, तो उस जगह हो सकता है कि आपको ये डाउट जरूर अराइज हो कि मैम वहां पर भी तो कोहैबिटेशन कर रहा है, उसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें फर्क ये बेटा कि वहां यहां पर उसको मिसबिलीव करा रहा है दैट आई एम योर हस्बैंड, शी इज मैरिड टू समबडी, उसको बस ये बिलीव करा रहा है दैट आई एम योर हस्बैंड। रात का अंधेरा हो सकता है, एनी मैन टचिंग द वुमेन एंड शी इज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वेदर ही इज हर हस्बैंड और नॉट। लेकिन कोहैबिटेशन वाली बात करेंगे, वहां उसको बिलीव कराता दैट वी आर लॉफुली मैरिड, जबकि लॉफुली मैरिड नहीं है। वहां पर विश्वास दिलवा रहा है उसको शादी के बंधन का, यहां पे विश्वास दिला रहा है पति होने का। 6 कहता है विद द कंसेंट, जहां पर विमेन इज अनसाउंड और इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड में नाइदर दे हैव मेंशन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉलंटरी है स्वेच्छा से या स्वेच्छा के विरुद्ध है। अगर कंसेंट ली गई है व्हेन द वुमेन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अनसाउंडनेस और वुमेन इज इंटॉक्सिकेटेड, तो वो कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं होगी। एंड 6th इज व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट, जब वो अपनी कंसेंट ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है किसी भी कारणवश, या तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है या फिर वो हो सकता है कि फिजिकली या मेंटली किसी प्रकार से
ग्रसित है, जिसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अपनी कंसेंट उस व्यक्ति तक पहुंचा नहीं पा रही है जिस व्यक्ति को कंसेंट देना यहां पे अनिवार्य बन जाता है। देन इन दीज 4 वेज, और 4 में से कोई भी एक वे या 7 में से कोई भी एक कंसेंट अगर सब दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो इन दैट केस वी विल से कि यहां पे रेप का ऑफेंस बनता है। 2 एक्सप्लेनेशन अटैच्ड हैं और 2 एक्सेप्शन अटैच्ड हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में इन्होंने वजाइना को डिफाइन किया, जिसमें एक टेक्निकल टर्म आप कह सकते हो ऐड ऑन किया गया। जैसे आप लोग जब 9th 12th 10th में हुआ करते थे तो साइंटिफिक वर्ड्स वगैरह नाम जरूर दिए जाते थे हर चीज को, तो वैसे के वैसे वजाइना को इन्होंने बोला लबिया मजोरा जो है वो इसको इस नाम से भी जाना जाएगा। प्री का सवाल बनता है, अच्छा सवाल बनता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड इन्होंने बोला कंसेंट का मतलब क्या है, कंसेंट किस तरीके से दी जा सकती है। दे सेड अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट बाय अ वुमेन, एक अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट है वुमेन के द्वारा। कंसेंट में दे हैव शोन यू द मोड्स बाय विच द कंसेंट कैन बी गिवन। क्या क्या तरीका हो सकता है कंसेंट देने का, वर्ड्स हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अगर इशारों से भी उसने अपनी कंसेंट दे दी तो वैलिड कंसेंट है, फिर वो रेप के केस में नहीं आएगा, प्रोवाइडेड वो 18 साल से नीचे ना हो। और ये जो भी कंसेंट वाले कंडीशंस है ये सारी के सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, एक में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन को एग्जम्प्ट किया गया है रेप के ऑफेंस में फॉल करने से, और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड ऑन हिज वाइफ व्हेन शी इज बिलो द 18 इयर्स ऑफ एज। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन हो रहा है, मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है जहां पे महिला अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है तो कोई भी ऐसा इंटरवेंशन हो रहा है वो कभी भी रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड लास्ट ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स इज नॉट अ रेप। जब वाइफ 18 से कम नहीं है तो उस केस में वो पर्टिकुलर एक्ट किस में नहीं जाएगा, रेप की कैटेगरी में नहीं जाएगा, इवन इफ वो विदाउट कंसेंट किया गया है। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि इंडिया में मैरिटल रेप्स रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं व्हेन इट इज अबव 18 इयर्स एंड विदाउट कंसेंट। अगर हस्बैंड इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन द विमेन और ऑन द वाइफ तो वो आपके मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट बिलो 18 आएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, पहले यहां पे 15 इयर्स हुआ करता था आपके आईपीसी में, लेकिन 2013 में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें 18 इयर्स कर दिया था। अभी भी आपके लिए इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इंपॉर्टेंट रहता है, और कारण उसके पीछे एक ही है कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात को मानते हुए और उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए लेजिस्लेचर ने अब इस पर्टिकुलर बीएनएस में 18 इयर्स किया है, 18 इयर्स किया, 18 वर्ष की उम्र यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले यहां 15 इयर्स की हुआ करती थी, इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि 18 है कि 15 है कि क्या है। आईपीसी में 15 हुआ करती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट आया, बोले कि ना 18 होगा, और इसी बात को इस बार लेजिस्लेचर ने बीएनएस में इंक्लूड भी कर दिया कि 18 साल ही होगा। वो महिला जो 18 साल से नीचे नहीं है उसके साथ अगर हस्बैंड बिना कंसेंट के कोई भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस करता है वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर 18 से कम है तो फिर वो रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा। Now they are the punishments. 63 की पनिशमेंट साफ साफ किस में दे रखी है, 64 में दे रखी है। बहुत अच्छे से सुनना बेटा, 63 की पनिशमेंट कहां दे रखी है, 64 के 1 में दे रखी है, बराबर। उसके बाद 64 के 2 में स्पेशल कैटेगरीज ऐड की गई है और उसकी पनिशमेंट भी 2 में ही दे रखी है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 63 की पनिशमेंट 64 के 1 में दे रखी है, एंड 64 के सबसेक्शन 2 में सॉरी कुछ स्पेशल कैटेगरीज अगर ऐड हो जाती हैं तो वो जो है उसकी पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में दे रखी है। तो पहले 64 में सबसेक्शन 1 में हम पनिशमेंट देखेंगे, जहां पर पनिशमेंट किसकी दे रखी है, देखो 63 की, ये सबसेक्शन 1 है। रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स रहेगा एंड फाइन रहेगा, या मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन तक जा सकता है। अब 64 के 2 में जैसे कुछ केसेस में स्पेशल अक्यूज हो चुका है, कुछ केसेस में स्पेशल विमेन हो चुकी है, कुछ केसेस में स्पेशल केस हो चुका है। दीज आर द की वर्ड्स जो हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स आपको दे नहीं रखे हैं ना, स्पेशल अक्यूज, स्पेशल विमेन, स्पेशल केस दे नहीं रखा है। दिस इज द वे टू रिमेंबर और रिकॉल वट एवर यू हैव स्टडीड। इन कैटेगरीज के दौरान अगर ऑफेंस
रेप का ऑफेंस होता है तो इसको एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाता है और पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में दे रखी है। आपको लगेगा सबसेक्शन 2 में तो मैम सेम पनिशमेंट है, नहीं है सेम पनिशमेंट। 10 years एंड फाइन, मैक्सिमम लाइफ ईयर्स एंड फाइन, मिनिमम रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, दोनों में ही रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस 10 years फाइन, 10 years फाइन, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। बट यहां पे जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसका नेचर कैसा है, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ। मैम तो यहां पे भी तो रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ था, यहां पे भी तो रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ही, सॉरी यहां पर भी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, यहां पर भी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो व्हाई वी कैन नॉट कंसिडर दैट दिस इज आल्सो नेचुरल लाइफ। आजीवन कारावास का मतलब यही हो गया ना कि अपनी अंतिम सांस तक आप वहीं पर जेल में ही रहेंगे। तो फर्क क्या है, फर्क इतना है कि जब लाइफ इंप्रिजनमेंट सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो इसका कम्यूटेशन हो सकता है, इसका कम्यूटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कम्यूटेशन की डेफिनेशन या सेगमेंट जाके पढ़ो, उसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला कि लाइफ इंप्रिजनमेंट वो जो कि नेचुरल लाइफ तक देखा है उसको हम कम्यूट करेंगे ना, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम्यूट करते हैं जो मात्र लाइफ इंप्रिजनमेंट है एंड विच डज नॉट इंक्लूड द नेचुरल लाइफ। ये मेजर डिफरेंस है, इसका कम्यूटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सुनो जरा स्पेशल अक्यूज, स्पेशल विमेन, स्पेशल केस के मामले में कौन कौन सी कैटेगरी है। अगर पुलिस ऑफिसर बेटा ये अपराध कमिट करता है सेक्सुअल ऑफेंस का ऐसे एरिया में जहां पर वो ऐसा नियुक्त किया गया है या ऐसा रूप में आइडेंटिफाई किया जा सके, ये अगर आप सेक्शन नंबर 9, 5 एंड 9 ऑफ पॉक्सो पढ़ेंगे उससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखा, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट नहीं, ये ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन लेके बैठा है। 5 और 9 में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन है बराबर। पुलिस ऑफिसर या तो स्टेशन हाउस में या आपका जो प्रीमाइसेस है, स्टेशन का प्रीमाइसेस है उसके अंदर ऐसा अपराध करते तो वो थोड़ा घातक प्रवृत्ति का। पब्लिक सर्वेंट ऐसा करते तो, आर्म्ड फोर्स का मेंबर है तो, जेल का स्टाफ या मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल का स्टाफ या मैनेजमेंट है, रिलेटिव है, गार्डियन है, टीचर है, ट्रस्टी अथॉरिटी है, या इन पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस है। बहुत अच्छे से नोट करना, मैं एक पॉइंट नोट करवा रही हूँ, ये नोट करो और ये नोट करो, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए आगे आपको एक और रेप का ऑफेंस दिखेगा एंड फिर आपके दिमाग में आएगा फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है मैम, तो पहले ये याद रखेंगे फिर उस पर चलेंगे। इफ अ वुमन इज अ प्रेग्नेंट वुमन, डिसेबल्ड वुमन है, इनकेपेबल वुमन है, या फिर रिपीटेड रेप ऑन अ सेम वुमन, एक से ज्यादा बार के लिए एक ही महिला के ऊपर रेप कमिट करना, वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आता है। फिर आता है स्पेशल केस दैट इज ड्यूरिंग वायलेंस या फिर कम्युनल सेक्टेरियस, जैसे मणिपुर में आपने देखा है ना, बहुत सारे स्टेट्स में अगर ऐसा कोई भी वायलेंस हो रहा है या नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ रखी है, उस दौरान उस सिचुएशन का फायदा उठा के किसी को पता नहीं चलेगा, ना आवाज आएगी, ना पता चलेगा कि इंसान कहाँ गायब हुआ, इस चीज का फायदा उठाते हुए अगर कोई भी बेटा रेप का ऑफेंस करता है तो वो सबसेक्शन 2 में एग्रीवेटेड रेप की कैटेगरी में आएगा। एंड लास्ट है ग्रीवियस हर्ट या लाइफ एंडेंजरिंग एक्ट कर दे वाइल कमिटिंग रेप, तो फिर वो भी एग्रीवेटेड में आएगा, जहां पे मिनिमम पनिशमेंट जो है 10 years एंड फाइन है एंड मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन है, विच में एक्सटेंड, जो एक्सटेंड होगी ही होगी नेचुरल लाइफ तक। ठीक है, ये सारा सेगमेंट हमने 63 में पढ़ा है। एक्सप्लेनेशन हमने दोनों पढ़ लिए हैं और दोनों एक्सेप्शन पढ़ लिए हैं। 64 में पनिशमेंट देखो, whoever except in the cases provided for in subsection 2, सबसेक्शन 2 के अलावा कोई भी रेप कमिट करता है, मतलब सब 63 वाला कोई भी रेप कमिट करता है। अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम whoever में यहाँ मैन क्यों नहीं लिखा है, लिखने की जरूरत है क्या जब यहाँ पे इन्होंने मैन लिखा है। अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप, हम कहेंगे कि एक मैन ने, एक पुरुष ने रेप कमिट किया है जब चारों में से कोई एक एक्टिविटी कर दे, और यहाँ पे बोला whoever commits rape, तो who commits a rape, सेक्शन नंबर 63 में उसका जवाब है अ मैन कमिट्स रेप, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब मैन होगा। ये ध्यान रखना है आपको, whoever का मतलब ही यहाँ पे मैन है। शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, जो 10 years एंड फाइन होगा, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकता है। फिर उन्हें आर्म्ड फोर्स, हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिसर या वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है एक थोड़ा हॉस्पिटल का मतलब हम जरूर समझेंगे। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है, नेवल, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह, एंड इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा, एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये हो सकता है कि प्री में आ जाए कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तो मेंबर्स हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आने वाले हैं इसमें, एंड कोई ऑक्सिलरी फोर्सेस है तो वो भी आएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर हैं। तो ध्यान रखना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मेंबर्स हो गए हैं वो, या फिर आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, या फिर आपका
ऑक्सिलरी फोर्सेस, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हॉस्पिटल क्या होता है? कई बार आपने बेटा देखा होगा, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल के साथ ही कोई बिल्डिंग अटैच होती है, या तो उसमें डॉक्टर्स चेक करेंगे या फिर डॉक्टर्स जहां चेक करते हैं उसके अपार्ट ऐसी बिल्डिंग होगी जहां पर कि पेशेंट्स को वार्ड्स में शिफ्ट किया जाएगा, या जहां पर आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो होते हैं अटैच होते हैं साथ में, जहाँ पे सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब होते हैं, क्या वो भी फिर हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में है? सवाल ये उठता है। तो ये बोलता है हॉस्पिटल मीन्स precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception. रिसेप्शन है अगर वहां पर पास में भी, तो वो भी आपके हॉस्पिटल की कैटेगरी में आएगा। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द कॉन्वलेसेंस और ऑफ द पर्सन रिक्वायरिंग द मेडिकल अटेंशन और रिहैबिलिटेशन। तो हॉस्पिटल के साथ ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन अटैच है जो कि आपकी ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो भी आपके हॉस्पिटल की कैटेगरी में आएगा। एंड पुलिस ऑफिसर कौन है? मार्क करो, पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत जो वर्ड पुलिस डिफाइंड है वही पुलिस ऑफिसर होने वाला है। विमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन क्या होने वाला है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्फनेज के नाम से जाना जा सकता है, या कोई भी होम जो कि निग्लेक्टेड वुमेन के लिए हो, या निग्लेक्टेड चिल्ड्रन या विडोज के लिए हो, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि अन्य नाम से जाना जाए जो कि विमेन और चिल्ड्रन के मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशन या कहें तो उनके लिए ही स्टैब्लिश किया गया हो। ये पूरी पनिशमेंट है। मैं चाहती हूं कि पनिशमेंट से पहले हम सारे सेक्शंस को कवर करें, ठीक है, या एक ओवरव्यू ले लिया जाए। चलो हम लोग पहले पनिशमेंट्स को डील करेंगे। पनिशमेंट ऑफ द रेप इन सर्टन केसेस। 63 की पनिशमेंट 64 के 1 में, 64 के 2 में एक स्पेसिफिक और एडिशनल पनिशमेंट दे रखी है जहां स्पेशल केस है। 63 64 हो गया। 65 बोलता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस। सर्टन केसेस में कुछ नहीं, 16 से बिलो। कौन है? 16 से बिलो। कितना बोला इन्होंने? Whoever commits a rape on a 16 years on a woman of 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment, जो कि 20 साल से कम नहीं होगी लेकिन लाइफ imprisonment तक जा सकती है। And imprisonment का मतलब it shall mean person's natural life and also liable to fine। और जो भी फाइन होगा वो just and reasonable होने वाला है। And it shall be paid to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। और पे किसको किया जाएगा? ये victim को पे किया जाएगा। Fine will be paid to victim। ये क्यों लिखा है? लिखने की क्या जरूरत थी? लिखने की जरूरत है क्योंकि there is a difference between the word fine and compensation। फर्क है इन दो शब्दों में, फर्क है इन दो शब्दों में। अगर फाइन की बात करें तो ये हमेशा और हमेशा स्टेट ट्रेजरी में जाता है, और अगर कॉम्पनसेशन की बात करें तो ये हमेशा और हमेशा विक्टिम को जाता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रखा है, इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि फाइन जो है इस मामले में हम विक्टिम को ही देंगे। ओके, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है? ये 16 ईयर्स से बिलो है। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला? अगर यही ऑफेंस 12 ईयर्स से बिलो की कैटेगरी के वुमेन के साथ हो गया बेटा, तो यहाँ पे 20 ईयर्स एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट होने वाला है, और सेम आपको पनिशमेंट दे रखा है। अब एक बार इससे कंपेयर करो। 65 में 2 पनिशमेंट है। अगर बिलो 16 ईयर्स है या 16 ईयर्स तक वुमेन है तो 20 ईयर्स एंड फाइन, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ तक जाएगा। लेकिन अगर बिलो 12 ईयर्स है तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अबव 12 एंड बिलो 16, अबव 12 एंड बिलो 16। लेकिन जैसे ही बिलो 12 होता है, रिगरस इंप्रिजनमेंट मिनिमम 20 ईयर्स एंड फाइन तो होगा, लेकिन मैक्सिमम में डेथ सेंटेंस मिलेगा। कितना जाएगा? डेथ सेंटेंस जाएगा, ठीक है। एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट तो नेचुरल लाइफ में जाएगा। तो फर्क किसका है? एज से फर्क होते ही पनिशमेंट में फर्क है। यहाँ पे सीधा क्या हो गया? अब यहाँ पे सीधा और सीधा डेथ सेंटेंस हो गया है, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलेंगे 66 की तरफ, जो बोलता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन द पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, अरुणा शानबाग का केस आपने देख रखा है। ऐसी सिचुएशन में महिला को पहुंचा देना, जाना वो उठ पाए, ना बैठ पाए, ना चल पाए, अपने ऑर्डिनरी चोर्स जो है वो ना कर पाए, अपनी डेली रूटीन के जितने भी काम है वो ना कर पाए। समवेयर वी कैन से शी इज बेडरिडन। कोमा में चले जाना, है ना, अपने शरीर पर अगर मक्खी बैठी तो उसको भी नहीं हटा पाना, ये वेजिटेटिव स्टेट में, और वो परसिस्टेंट है, कंटिन्यूड है। या तो उसकी मृत्यु हो जाए वो रेप की वजह से, या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया जाए। वो रेप चाहे 64 के सबसेक्शन 2 का था या सबसेक्शन 1 का था, देन इन दैट केस
पनिशमेंट यहाँ पे कितनी मिलने वाली है, यही पनिशमेंट जो दे रखी है, दैट इज 20 years प्लस फाइन, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, या डेथ हो सकती है नेचुरल, लाइफ तक वो लाइफ इंप्रिजनमेंट जाएगी। इन दोनों की पनिशमेंट सेम है बेटा, 65 के सबसेक्शन 2 की एंड 66 की, दोनों की पनिशमेंट सेम है। अब चलेंगे हम एक और सेक्शन पर जो है 67 एंड 68। दोनों ही सेक्शन एक टर्म डिफाइन करते हैं, नॉट डिफाइन बट यूज कर रखा है, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। रादर मैं बोलूंगी 67, 68 एंड 69, तीनों में वर्ड कौन सा यूज कर रखा है, वर्ड इन्होंने यूज किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड दे हैवंट यूज्ड द वर्ड रेप। क्यों यूज कर रखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड एंड नॉट रेप? क्योंकि कुछ तो भी कंसेंट का मामला है, बहुत अच्छे से सुनना। 66 बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। आरजेएस 2024 में मेंस में ये सवाल आ चुका था। इसका एक इलस्ट्रेशन टाइप इन्होंने रखा था सामने, जिसमें यू हैव टू डिसाइड कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उसमें रेप का मामला बनता है या नहीं बनता। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर का था। Whoever has sexual intercourse with his own wife, कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, who is living separately whether under a decree or separation or otherwise। ध्यान रखना, सेपरेटली रहना जरूरी है और उसके ग्राउंड्स बता रखे हैं। एक तो है कि कोई डिक्री के तहत है ना, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो सकती है, डिक्री ऑफ सेपरेशन, और अदरवाइज भी हो सकता है। किसी भी रीजन की वजह से, मन मुटाव की वजह से भी अगर वो सेपरेटली रह रही है एंड उस वक्त वो पर्सन अगर अपनी वाइफ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का, इसलिए यहां पर रेप वर्ड नहीं डाल के उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स डाला है। और वो भी कैसे, विदाउट हर कंसेंट शैल बी पनिश्ड विद एन इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 2 साल से कम नहीं होगा। सबसे कम पनिशमेंट इसी में 2 साल से लेके 7 साल तक रहेगा एंड जो कि फाइन तक भी जा सकता है। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही है जो कि सेक्शन नंबर 63 में ए क्लॉज से डी क्लॉज जो हमने 4 पॉइंटर्स पढ़े थे, द 4 मैनर्स ऑफ कमिटिंग रेप, वही वाला यहां पर एक्ट जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएगा। अब 68, मैंने आपको बोला था कि बेटा 64 का जब सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स हाईलाइट कराए थे, डोमिनेंस, टीचर, रिलेटिव, गार्डियन, है ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। वो चीज यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो फिर यहां पर वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों बोला? व्हाई दे सेड सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप? व्हाई? क्यों बोला कि रेप नहीं होके वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स होने वाला है? क्या डिफरेंस है, आओ समझते हैं। वर्ड्स देखना एज इट इज सेम मिलेगा। Whoever being in position of authority of fiduciary relationship, अच्छा ठीक है, fiduciary relationship है मतलब एक विश्वास का रिलेशनशिप है, या फिर पब्लिक सर्वेंट है, या सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल है, जेल का, रिमांड होम का, प्लेस ऑफ कस्टडी का, या विमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन का सुपरिटेंडेंट है या मैनेजर है, ठीक है। एंड 4th बोलता है मैनेजमेंट है किसी हॉस्पिटल का या उसका स्टाफ है, अब्यूजेस सच पोजीशन। अब मुद्दे की बात यहां आती है, इधर से शुरू होती है, दिस पोजीशन, दिस वन, दिस पैराग्राफ, ये पोजीशन को अब्यूज करता है या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को अब्यूज करता है इन ऑर्डर टू इंड्यूस और सेड्यूस एनी विमेन। यहां पर ध्यान रहे बेटा, कंसेंट ली गई है, बकायदा विमेन की कंसेंट ली गई है, लेकिन कंसेंट ली कैसे? अपनी उस पोजीशन को यूज करके, अपने उस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए विमेन से कंसेंट लिया, उसको इंड्यूस करके, बहला फुसला के, या उसको सिड्यूस करके, लस्टफुल फीलिंग। कंसेंट तो ली गई, लेकिन जब आपने कंसेंट ली है, जब आपने उसे अपने विश्वास में लिया है ना, आपका हमेशा से यही आशय था उसके साथ रेप कमिट करने का। कंसेंट कहीं ना कहीं यहां पर इन्फ्लुएंस हुई है, कंसेंट यहां पर इन्फ्लुएंस हुई है, उसके भोलेपन का फायदा उठाना, नॉट भोलेपन का एक्चुअली, बट अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाना कि हम पुलिस अधिकारी, हम थोड़ी ना कुछ गलत करेंगे, हम पब्लिक सर्वेंट है, हम थोड़ी ना कुछ गलत करेंगे। फिर उससे कंसेंट लिया जा रहा है अंडर हिज चार्ज, जो कि विमेन या तो उसकी कस्टडी में, ध्यान रहे, या तो उसकी कस्टडी में या उसके अंडर चार्ज है, या प्रेजेंट इन द प्रेमाइसेस टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम। उसको इंड्यूस या सेड्यूस ही इसलिए किया है सो दैट द वुमेन कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी ऑफ सच टाइप ऑफ अ पर्सन। ये भी ध्यान रखना, मेल है, वर्ड क्या है, हिम है। हिम मींस यहां पर ये किसके लिए यूज किया गया है, ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ये मैन के लिए यूज किया गया है।
देन सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, पनिशमेंट कितनी होने वाली है? पनिशमेंट यहां पर 5 साल से लेके आपका 10 इयर्स तक रहने वाला है एंड जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाएगा। 69 5 स्टार लगाओ। न्यू सेक्शन है, क्या है ये एक न्यू सेक्शन है, ठीक है। अब इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा चर्चा ये है कि हो सकता है कि इससे काफी सारे फॉल्स केसेस आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ सकती है। लेकिन ग्राउंड्स देखना है हमको कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या ग्राउंड्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और किस ग्राउंड्स पे एक पर्सन को रेप के लिए अक्यूज किया जा रहा है, नॉट रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स। 67, 68, 69 तीनों में ही वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा गया, रेप नहीं लिखा गया, क्योंकि तीनों में ही 67 के अलावा, 67 में वाइफ की कंसर्न नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट इज सब्सिस्टिंग बिटवीन देम इसलिए उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स बोला गया, रेप नहीं बोला गया। लेकिन यहां पर 69 में इन्होंने रेप बोला, क्योंकि कंसेंट तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर भी कैसे किया गया है? डिसीटफुल मीन्स, धोखाधड़ी, उल्लू बनाया गया है। हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स, मैं 2 वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूं, या तो डिसीटफुल मीन्स के साथ या फिर मेकिंग प्रॉमिस, वादा किया या फिर उसको धोखाधड़ी किया। फॉर व्हाट? टू मैरी अ वुमेन, उस महिला से शादी का वादा किया गया है, बट जब वादा किया है उस वक्त उसको पता था दैट ही डज नॉट होल्ड द इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट तो है, लेकिन इसको रेप नहीं कहेंगे हम इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि रेप कह देंगे तो साथ वाली सिचुएशन वाली कंसेंट तो है ही नहीं वहां तो हम बोल रहे कंसेंट नहीं होनी चाहिए, यस और नो। इसीलिए इन्होंने बोला कि हम इसको रेप नहीं बोल के सेक्सुअल इंटरकोर्स ही बोलेंगे। तो पनिशमेंट कितना दे रखा है? जो कि 10 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, 10 प्लस फाइन दे रखा है, ठीक है। अब डिसीटफुल मीन्स का क्या? डिसीट करना, धोखाधड़ी करना, ये क्या हो सकता है? डिसीटफुल मीन्स मतलब कुछ तो भी आपने ना लालच दिया उसको, मीन्स इंड्यूसमेंट, दैट इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट और फॉल्स प्रॉमिस। या तो इंड्यूस किया जा रहा है या फॉल्स प्रॉमिस किया जा रहा है, और वहां पर फॉल्स प्रॉमिस शादी का किया जा रहा है, यहां पर किसका किया जा रहा है? इंड्यूसमेंट किया जा रहा है, या फॉल्स प्रॉमिस दिया जा रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट का कि आपको नौकरी वगैरह दे देंगे, या फिर उस एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन का, या फिर मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, शादी तो कर रहा है लेकिन अपनी आइडेंटिटी सप्रेस कर रहा है। स्वयं को बोला हम IAS अधिकारी हैं, RJS 2024 क्लियर किया है, पता चला बेटा BA भी पास नहीं है, LLB फर्स्ट सेमेस्टर में या उसको उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए एडमिशन ना देवे, ये सीन है, और अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करके अगर वो शादी करता है, बाइगेमी का ऑफेंस नहीं है, हाँ, डोंट कनेक्ट बाइगेमी ओवर हियर। अपनी पहचान, असलियत छुपाकर वो अगर किसी महिला से ऐसा झांसा देकर उससे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट पर्सन विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 69। गैंग रेप, दैट इज योर सेक्शन नंबर 70। फिर पनिशमेंट फॉर रेप ऑफेंडर, रिपीट ऑफेंडर्स आता है, एंड देन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम को हम कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 70 बोलता है गैंग रेप। क्या बोलता है? गैंग रेप। अब कई बार ऐसा होता है दैट आप जैसे ही वर्ड गैंग सुनते हो यू यूजुअली प्रिज्यूम कि जहां वर्ड गैंग दे रखा होगा 1, 2 और मोर पर्संस होगा, यू यूजुअली कंसिडर दैट थिंग, बट दिस इज नॉट द केस। इन दिस केस यहां पर दे रखा है 1 और मोर। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों दे रखा है? यहां पे जो है क्यों दे रखा है कि 1 और मोर? लैंग्वेज पढ़ो जरा इसकी, इसीलिए मैं यहां पे बेरेक लेके आई हूं। Where a woman is raped by 1 or more persons, how can gang rape be taken place by 1 person? ऐसा हो सकता है? Yes, gang rape can take place when the person who is actually committing the rape is 1 but the others are assisting that person. ग्रुप जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उनका कॉमन इंटेंशन है the person who is raping the women is 1, बट उनके फर्दरेंस में और भी लोग हैं जो साथ साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए गैंग रेप है। हो सकता है बेटा मौकाए वारदात पे 5 लोग हैं, लेकिन रेप कमिट करने वाला मान लो अगर यही व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ यही व्यक्ति है रेप कर रहा है, बाकी 4 लोग उसे असिस्ट कर रहे हैं, या रेप कमिट करने के बाद आफ्टर मर्डरिंग द लेडी उसकी डेड बॉडी फेंक रहे हैं,
जिससे कि एविडेंसेस सप्रेस किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके, देन दोस अदर 4 पीपल विल ऑल्सो बी लायबल फॉर गैंग रेप, वो सब भी गैंग रेप के लिए जाएंगे बेटा, ठीक है, बराबर है। वेर अ विमेन इज रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन्स, और वो जब मोर पर्सन्स की सबकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, then हर वो पर्सन, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and punishable कितना होगा, not less than 20 years, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकता है, एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पे नेचुरल लाइफ होता है। एंड जब फाइन की बात करें, यहाँ पे फाइन भी बोला है, एंड फाइन है, लिखो यहाँ पे एंड फाइन, और जब फाइन होगा वो रीजनेबल होगा, जस्ट होगा, टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, और फाइन किसको पे किया जाएगा, विक्टिम को पे किया जाएगा। यहाँ पे वापस से वही सेम चीज रिपीट कर दी इन्होंने। सबसेक्शन 2 में ये बोला, यही रेप अगर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 2 ओके, सबसेक्शन 2 में बोला है, अच्छा जो पहले 16 इयर्स और 12 इयर्स के बिलो वाला हुआ करता था, पहले गैंग रेप कहां हुआ करता था, डिफाइन 376 डी में हुआ करता था, उसमें भी डी ए एंड डी बी 2 कैटेगरी बना रखी थी, है कि नहीं है, 12 साल और 16 साल की 2 कैटेगरी बना रखी थी। अब ये कैटेगरी नहीं है, इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ 18 साल, 18 साल से नीचे किसी के साथ भी गैंग रेप हुआ सबसेक्शन 2 में पनिशेबल हो जाएगा। Where a woman under 18 years of age is raped by 1 or more person constituting a group, then in that case अगर वो कॉमन इंटेंशन के साथ होता है तो वहां पर कितना होने वाला है पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, जहां पर आपको डेथ भी मिल सकती है, प्लस फाइन तो रहने ही वाला है, एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट इटसेल्फ मींस नेचुरल लाइफ, और फिर से वही फाइन रीजनेबल होगा, जस्ट होगा, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए होगा, एंड फाइन जो है विक्टिम को पे किया जाएगा। रिपीट ऑफेंडर्स, रिपीट ऑफेंडर्स मींस यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन हुई है, यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन हुई है। यू रिमेंबर बेटा हमने एक लाइन पढ़ी थी सेक्शन नंबर 64 के सबसेक्शन 2 में, जो कहता है रिपीटेड रेप ऑन अ सेफ वुमेन, क्या है टर्म समझो अच्छे से, ऐसे नहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। रिपीटेड रेप ऑन सेम वुमेन, इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों में फर्क है ना। ये बोलता है एक ही महिला पर बार बार रेप कमिट करना, वो हो सकता है 2 साल से बेटा बंदी बना के रखा हुआ, उसको अपने घर में रखा और उस पर रेप कमिट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एग्रीवेटेड माना जाएगा, 64 के 2 में माना जाएगा। और यहाँ पे बोला विक्टिम सेम है, कौन है बेटा, यहाँ पे विक्टिम सेम है और इस केस में ऑफेंडर सेम है, दैट मीन्स उसका पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो गया, पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो गया, अब जब वो बाहर जेल से छूट गया, ही हैज अगेन कमिटेड द सेम ऑफेंस, जो कि 64, 65, 66 या 60 या सेक्शन नंबर 70 में दिया था, वापस से कन्विक्ट हो गया। तो ये सेक्शन नंबर जरूर याद रखना, whoever being previously convicted of an offense punishable under section 64, 65, 66 and 67, बाकी के कहां गए, 67, 68, 69, बेटा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहे थे, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स थे, और यहाँ पे रिपीट ऑफेंडर रेप का बोला जा रहा है, एंड अगेन सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो जाए, पुनः उसकी दोष सिद्धि हो जाए ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द सेड सेक्शन शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड जो कि क्या होगा, डेथ से भी पनिशेबल होगा, एंड फाइन तो यहाँ पे रहने वाला। रिपीट ऑफेंडर के लिए सीधा सीधा डेथ है, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए जी, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, जो पहले 228A ऑफ आईपीसी में हुआ करता था। इस सेक्शन का अगर मैं सही भाषा में बोलूं बेटा, तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रखता है आपके पॉक्सो से। किससे रखता है, पॉक्सो से इस सेक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है। हमको इतना पता है कि जब हम पहले भी आईपीसी पढ़ते थे तो वो साफ साफ ये कहता था 228A दैट इन नो वे यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम। आप ये इंश्योर करेंगे बेटा कि रेप विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं हो रही है, क्योंकि समाज में बेटा जितना ज्यादा एक ऑफेंडर को नहीं भुगतना पड़ता है आफ्टर रेप, उससे ज्यादा ये हकीकत है, हार्श रियलिटी है सोसाइटी की, कि एक विक्टिम को भुगतना पड़ता है जबकि उसकी तो गलती भी नहीं है ना। सर्वाइवर ऑफ रेप विक्टिम कहा जाता है उसको, खूब सारे ताने दिए जाते हैं, एजुकेशन में जाए, पढ़ाई में जाए, जॉब्स में जाए, या कोई शादी वगैरह के लिए प्रपोजल वगैरह भेजा जाए तो उस मामले में उसको बहुत ज़्यादा ताने पड़ते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। तो यही चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाते हुए सेक्शन नंबर 72 बोलता है कि किसी भी सूरत में आप कुछ ऑफेंसेस के विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो सर्टन ऑफेंसेस और एटसेट्रा में क्या है, ये पूरी लिस्ट दे रखी है
आपके रेप के ऑफेंसेस की। एक भी पर्टिकुलर सेक्शन नहीं छोड़ा इन्होंने, 64 से लेके 71 तक सारे हैं। ये देखो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 टिल एक्चुअल रेप की पनिशमेंट से लेके रिपीट ऑफेंडर्स तक सारे के सारे सेक्शंस कवर किए गए हैं। प्रतिबंध किस पे लगा है? Whoever prints or publishes the name or the matter which may make known the identity of any person against whom this offense is committed। अगर आपने प्रिंट किया या पब्लिश किया, पब्लिश मीन्स पब्लिक के नॉलेज में आ जाना, एक ऐसा मैटर जिससे कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है एक ऐसी व्यक्ति की जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस कमिट किए गए, और हमें पता है ये ऑफेंसेस बेटा विमेन के अगेंस्ट कमिट होते हैं। इस एलिज ऑफ फाउंड हैव बीन कमिटेड, जिसको कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमने विक्टिम कहा है, तो पनिशमेंट कितना मिलने वाला है यहाँ पे? 2 years एंड फाइन। पनिशमेंट इज 2 years एंड फाइन। लेकिन nothing in the subsection extends to printing or publication of the name and any matter which may be made known the identity of the victim if such printing and publication। तो कहना है ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल बोल रहा है कि फॉलोइंग केसेस के ऊपर ये सबसेक्शन 1 वाली बात नहीं लागू होगी, मतलब सबसेक्शन 2 में जितना भी चीज कहा जा रहा है दैट फॉल्स इनटू एक्सेप्शन एंड ये जनरल रूल इस पे लागू नहीं होता है। A, B, C, there are 3 pointers A, B, C। अगर ये आइडेंटिटी डिस्क्लोजर या कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हो रही है ये किसके द्वारा की जा रही है? बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। आईओ जो है, सॉरी आईओ नहीं है, आईओ तो अच्छा आईओ भी है, यस यस, पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स आईओ है या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी है, थाना अधिकारी भी है। अगर वो राइटिंग में दे दे, प्लीज नोट डाउन बेटा, सब में राइटिंग में चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए गुड फेथ में राइटिंग में अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए परमिशन दे दे तो इट इज अलाउड। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, इज इट ओनली आईओ और इज इट ऑल्सो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? एंड बी क्या बोलता है? बी बोलता है बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। विक्टिम के रिटन ऑथराइजेशन से भी अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया जाता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। विक्टिम खुद भी तो बेटा ऑथराइजेशन दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन अगर वो मेजर है तो। What in case the victim is dead? What in case the victim is minor? What in case if the victim is unsound? Then in that case, इन्होंने क्लॉज सी में देखो क्या बोला है, where the victim is dead, is a child definition हम पढ़ चुके हैं, child below 18 or of unsound mind, then by or with the authorization in writing of the next of the kin of the victim। victim के जो next kin है, next kin कौन हो सकते हैं? परिवार के लोग ही होते हैं जनरली, जिनसे खून का रिश्ता वगैरह होता है, वो लोग राइटिंग में अगर दे दे, देखो यहां पर भी बेटा राइटिंग है, यहां पर भी राइटिंग है, और हमने यहां पर भी पढ़ा था यहां पर भी राइटिंग है, ये देखो ये रहा राइटिंग में। अगर इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे तो सॉरी आपको अलाउ कर दे तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। लेकिन ये वाला जब मामला आता है ना, दिस वन, जब ये नेक्स्ट किन राइटिंग में आपको अथॉरिटी देता है तो ये हर किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता, नो। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोवाइजो में मेंशन लोगों को ही ऑथराइज कर सकता है राइटिंग में वो इंफॉर्मेशन प्रिंट या पब्लिश करने के लिए। किसको ऑथराइजेशन करेगा? प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ द किन टू एनीबॉडी अदर देन द चेयरमैन और द सेक्रेटरी ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटरी को या फिर चेयरपर्सन को ही वो क्या करेगा, यहां पर राइटिंग में वो नेक्स्ट के ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है, मतलब अथॉरिटी दे सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, चेयरपर्सन नहीं लिख के आना, चेयरमैन लिख के आना है, यहां पर भी सेक्रेटरी लिख के आना है, तब सवाल ये उठेगा मैम व्हाट इज मेंट बाय दिस रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन? डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन में आपको बता रखा है। कुछ भी नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको एज रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया, बस वही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब है, वो सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। कहानी खत्म। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आप जरूर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये केस आपके बीएनएस में भी इंपॉर्टेंट रहता है।
इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये जो जजमेंट है, इसमें ध्यान रखेंगे कि आपके साइटेशन क्या थी, ठीक है। हमने वहां 2013 पढ़ा था बेटा, रिट पिटीशन लगी थी, हम रिट पिटीशन वाला मामला पढ़ रहे, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ का ईयर का आपको डिफरेंस दिखेगा। सो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेटा ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज तो ये तो गलत है ना। जहां एक्सेप्शन नंबर 2 में आप 15 साल की उम्र कर रहे थे और आप जनरल प्रोविजंस में लिख रहे हो कि 18 साल से अगर कम बच्ची है, वो चाहे कंसेंट दे नहीं दे, कंसेंटेड सेक्स हो या अनकंसेंटेड हो, तो वो रेप में आएगा। तो सिर्फ शादी के ग्राउंड्स पे आप उसको 15 उम्र कर दी, क्यों उम्र कम कर दिया आपने 15? तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। मैरिज कैन नेवर बी अ ग्राउंड फॉर द डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, यही सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है। रिट पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर चैलेंजिंग द एक्सेप्शन नंबर 2 मेंशन्ड अंडर सेक्शन नंबर 375 व्हिच क्लेम्ड non-consensual sex with the wife above the age of 15 does not amount to the offense of rape। ये जो एक्सेप्शन कहा था, बस इसी को इन्होंने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला that sexual intercourse with a girl under the age of 18 is rape regardless of whether she is married or not। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और ये चीज बस मैं मात्र इतनी चीज 5 स्टार लगाओ और आप एग्जाम में इस केस लॉ के साथ लिख के आएंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जस्टिफाई करता है कि लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट्स को इंपॉर्टेंस दिया, माना उस चीज को। एक्सेप्शन नंबर 2 मेक्स एन अननेसेसरी एंड आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है बिना फालतू का ये डिस्टिंक्शन कर रहा है, ये जरूरत ही नहीं है। ये मैरिड एंड अनमैरिड चिल्ड्रन के बीच, गर्ल चाइल्ड के बीच डिफरेंस कैसे कर सकता है? सो इससे उनका आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 23 क्या होता है? वायलेट होता है। It goes against the idea behind same statutes such as girls' bodily integrity and reproductive choice। क्यों? ऐसा क्यों? 15 से लेके 18 के बीच की जो महिला है उसकी भी तो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होगी, उसके लिए उसकी भी तो एक बॉडीली इंटीग्रिटी है। सो फॉर दैट रीजन ये केस आपके लिए कतई इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस थे उन सबको अच्छे से पढ़ा है, और उम्मीद करती हूं कि आपको ये सेगमेंट अच्छे समझ आया होगा। सबसे जो कड़ी मेहनत करने वाली इस पर्टिकुलर सेक्शन में 2 ही ऑफेंसेस हैं, दैट इज एक तो है आपका सेक्शन नंबर 63 एंड दूसरा है आपका 64 का 2। बाकी सब में मेजरली आपको पनिशमेंट अच्छे से याद रखनी है। ध्यान रखेंगे, एक सेक्शन नंबर 69 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, स्टार लगाएंगे क्योंकि ये न्यू सेक्शन है, और कुछ भी अगर न्यू चीज इंसर्ट होती है तो वहां से सवाल बनने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, या वहां से ऐसे ज्यादा आ सकता है, या फिर वहां पर से इंटरव्यू में सवाल ज्यादा पूछने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू जो आपके आईपीसी का या बीएनएस, आईपीसी से बीएनएस को बेहतर और बेहतरीन बनाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे सेक्शन जितने भी आज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे ये जो पूरी की पूरी सीरीज है वो देख रहे हैं, और बीएनएस की जितनी भी सीरीज अभी तक हमने ली है उसमें से किसी भी सीरीज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यही जो लेक्चर नंबर इधर लगा है वही लेक्चर नंबर आपको ऐप में भी दिख जाएगा। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको भारतीय न्याय संहिता की जो फ्री बैच है PW ऐप डाउनलोड करने पर जुडिशरी सेगमेंट को एनरोल करेंगे, वहां पर आपको जो फ्री बैच दिख रहा है उस फ्री बैच को एनरोल करेंगे। यही आपको वहां पे पोस्टर दिखने वाला है, उसको फ्री में एनरोल कर सकते हैं आप। सारी की सारी क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी वहां पे मिलने वाली है, पीडीएफ आराम से डाउनलोड करेंगे और सारी पीडीएफ को अपने पास सुरक्षित रखेंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट कि आप वीडियो से सारे अपने नोट्स बनाएं, लेकिन हाँ इतना जरूर इंश्योर कर लीजिए कि अपने नोट्स आप समय पे बनाते रहें, किसी और सोर्सेज से भी या किसी भी अन्य सोर्स से, या कोई बुक्स हैं, कोई नोट्स हैं, आप नोट्स जरूर बना लीजिए, बिकॉज वंस योर नोट्स आर डन उसके बाद आपके लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज यू हैव एन एग्जॉस्टिव वन सोर्स जिससे कि आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी, और भी आने वाले समय में आपको इस सीरीज में लेक्चर्स दिखने वाले हैं, और क्या चीज आपको कुछ नई चीज चाहिए यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस ऑफेंस को, या मैं कहूं जितना भी आज हमने पढ़ा है इसका रिवीजन जरूर करो, और चार्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज उस शॉर्ट फॉर्म के चार्ट को पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बना के रख लें ताकि आपको याद करने में इजी होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।